नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और इसी तैयारी के क्रम में हम केवीएस टीजीटी परीक्षा की बात करें तो कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक की सभी पुस्तकें आपको पढ़नी हैं। इसी क्रम में कक्षा 7 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के अंतर्गत कुल 20 पाठ हमें पढ़ने हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी ने ये अभी तक पढ़ लिए होंगे। नहीं पढ़े हों तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। इन 20 पाठों का जो सार है, सार संक्षेप में इस वीडियो में प्रस्तुत करूंगी। साथ ही साथ आपसे किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो को आप पूरा देखेंगे। सबसे पहले इन 20 पाठों की बात करें तो इसमें कविता हैं, कहानियां हैं, निबंध हैं और एक जीवनी साक्षात्कार भी दिए हुए हैं। साथ ही साथ बहुत से अनुवादित पाठ ऐसे हैं जो अन्य भाषाओं से जिनका लेखकों ने अनुवाद किया है। तो कुल मिलाकर कक्षा 7 की आपकी यह पूरी पुस्तक आज इस वीडियो के माध्यम से तैयार हो जाएगी। अब मैं इस पुस्तक को बंद कर देती हूँ क्योंकि इसके नोट्स मैंने आपके लिए तैयार कर लिए हैं। तो ये पुस्तक आप अच्छे से देख लीजिए। इसको देखने से कोई वो तो नहीं होने वाला फ़ायदा, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि चलिए ये पुस्तक हमने कर ली, बसंत भाग 2। अब देखते हैं आज की कक्षा को। सबसे पहला आपका पाठ है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसके लेखक कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन। अब यह पाठ मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ क्योंकि छोटी सी कविता है और कहीं से भी प्रश्न बीच में से बनेगा और कविता आपने पूरी पढ़ रखी है तो आपको आसानी रहेगी। कविता का गायन करके सुना देते हैं, बाकी सबकी समरी मैं आपको बताऊंगी। पाठ पढ़ने के बाद फिर प्रश्न उत्तर देखेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियां क्या कहती है? कहने का मतलब होता है चिड़िया क्या चाहती है? चिड़िया चाहती है स्वतंत्रता। कोई भी वर्तमान में या कभी भी स्वतंत्र जीवन से समझौता नहीं करता, अपनी आज़ादी से समझौता वो नहीं करता है। पिंजरे की जो कनक तीलियां, भले ही सोने का पिंजरा ही क्यों ना हो, उसमें भी चिड़िया नहीं रहना चाहती। या चिड़िया के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि हम अपनी स्वतंत्रता से समझौता नहीं करना चाहेंगे। हमारे जो पुलकित पंख हैं वह कनक तीलियों से, पिंजरे की जो तीलियां हैं, आप ये कह सकते हैं कि आपकी जीवन की जो बाधाएं हैं, जो रुकावटें हैं, उनसे टकराकर पंख टूट जाएंगे। यानी बाधाओं से घबराकर हमें रुकना नहीं है। आगे चिड़िया कहती है हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। वो कहती है कि आप हमें चिड़िया क्या कह रही है कि आप हमें पिंजरे में कैद करना चाहते हो और कनक कटोरी, कनक अर्थात सोने की कटोरी में मैदा कह लीजिए, कह दीजिए कोई भी खाने की अच्छी चीज़ देंगे, उससे भला क्या है नीम की कड़वी निबोरियाँ। कहने का तात्पर्य है चिड़िया ये कह रही है कि हमें स्वतंत्र रहना है, हमें सोने के पिंजरे में नहीं रहना, हमें आपकी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को नहीं चाहिए, हम तो कड़वी निबोरी खाकर ही रह लेंगे, लेकिन हमें स्वतंत्र रहना है। मूल प्रतिपाद्य है कि आज़ाद रहना चाहती है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। चिड़िया कहती है कि हम इस स्वर्ण की श्रृंखला का जो बंधन है, इसमें अपनी जो स्वच्छंद गति है, उड़ान है, उन्नति करने का जो हमारा भाव है, वो सब हम केवल सपनों में देख रहे हैं, सब भूल गए। और तरु की फुनगी, जो हम पेड़ की फुनगी पर, शाखा पर जो हम झूलते थे, पत्तों पर, या जो मुलायम मुलायम जो उसकी कपोलें निकलती उन पर जो झूलते थे, वो सब हम भूल गए, बस सपनों में ही रह गया। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चौंच खोल चुगते तारक अनार दाने। हमारे सपने कैसे थे कि हम नीले आकाश की सीमा को पारते, यानी हम स्वच्छंद होकर विचरण करना चाहते थे और अपनी लाल किरण के समान चौंच को खोलकर तारे रूपी अनार के दानों को चुगना चाहते थे। यानी इतनी ऊंची उड़ान हम उड़ना चाहते थे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। फिर क्या होता? या तो हमारी होड़ किससे लग जाती, आसमान में कौन ऊंचा उड़ेगा, उसकी कोई सीमा नहीं थी। इतनी उन्नति हम करते, इतनी ऊंचाइयों पर जाते जिसकी सीमा नहीं होती। या तो हम जो हमारा लक्ष्य उसे पा लेते, या फिर क्या होता तंती सांसों की डोरी।
आगे अंतिम पद में चिड़िया कहती है, नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। बहुत ही सारगर्भित और प्रेरणादायक कविता है। चिड़िया कह रही है कि भले ही हमें आश्रय ना दो, बसेरा ना दो, लेकिन यदि ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में बाधा मत डालो, अर्थात हमें पिंजरे में कैद न करो। यही बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे हैं जिनको अवसर नहीं मिल पाते, या आप महिलाओं के विषय में भी कहें तो जिन्हें घर की चार दीवारी में रहने के लिए मजबूर किया जाता है, तो इसके माध्यम से शिव मंगल सिंह सुमन ये कहते हैं कि ईश्वर ने जो हमें उन्नति के अवसर प्रदान किए हैं, हम बराबर हैं, किसी से कमतर नहीं है, तो हमें उचित अवसर सबको मिलना चाहिए, उन्हें किसी भी तरीके से कैद नहीं किया जाना चाहिए। तो ये आपका पहला पाठ हो गया यहाँ पर। अब समस्त सुख सुविधाएं मिलने पर भी आपको सार के रूप में क्या याद करना है, कैसे पूछा जा सकता है कि चिड़िया क्या चाहती है या क्या नहीं चाहती। तो समस्त सुख सुविधाएं मिलने पर भी पक्षी बंधन में नहीं रहना चाहते, पक्षी भी नहीं रहना चाहते, कोई भी व्यक्ति नहीं रहना। कनक तीलियों से टकराकर क्या टूट जाएंगे, पुलकित पंख। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। कनक कटोरी की मैदा से क्या भला माना है चिड़ी पंक्षियों ने, कटुक निबोरी। और आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, चुगते किस चीज के दाने, आपको रिक्त ऑप्शन में दिया जाएगा चुगते और फिर कुछ भी दे दिया जाएगा, तो उसमें से आपको देखना है तारक अनार के दाने, तारे रूपी अनार के दानों को हम चुगते। तो ये इस पूरी कविता में से 2-3 प्रश्न आपके बनते हैं। दूसरा पाठ है दादी माँ, जिसके लेखक है शिव प्रसाद सिंह। अब यहाँ पर लेखक जो है इस पाठ के शिव प्रसाद सिंह, वो या किसी बच्चे की बता रहे हैं, या कह दीजिए उनका अपना जीवन है। होता क्या है कि उन्हें अपनी दादी के मृत्यु का समाचार पत्र मिलता है, वो बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको यकीन ही नहीं होता कि दादी चल बसी, और इसके लिए वो दादी के साथ बिताए हुए समय को, पुराने दिनों को याद करते हैं और क्या सोचते हैं कि क्वार के दिनों में गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना बहुत ज़रूरी था। यानी मौसम के अनुसार सारे काम होते थे, लेकिन कोई काम छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन क्वार के दिनों में उनके क्या तालाब में गंधपूर्ण झाग भरा जल था जिसमें कूदना सभी बच्चे उस समय कूदते थे, तो सभी का लक्ष्य था। अब दादी क्या करती थी कि हल्के ज्वर या साधारण सिरदर्द यदि होता था तो लेखक को क्या देती थी, नींबू प्लस साबु। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे क्या करती थी दादी, स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार देती थी और सारे घर में गुग्गल की धूप करती थी। और दादी की स्मृति करते हुए ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि विपत्ति में दादी ने क्या किया या क्या दिया था। तो विपत्ति में केशव भैया को सोने का कड़ा दादी ने दिया था। जब उनके पास पैसे नहीं थे, कर्जा हो गया, तो उस समय दादी ने अपना सोने का कड़ा निकालकर केशव भैया को दे दिया था, और ये ही केशव भैया पत्र के माध्यम से लेखक को सूचित कर रहे हैं। तो ये दादी के पूरा वाला जो पाठ है दादी का, दादी ऊपर से कठोर थी लेकिन अंदर से बहुत नरम दिल थी, जरूरतमंदों को खूब सहायता भी करती थी। तो इस तरीके से इस पूरे पाठ का सार है। अब इसमें ऐसा कोई स्पेशल प्रश्न नहीं है, हालांकि आगे कुछ पाठ हैं जो थोड़े बड़े हैं जहां से ज़्यादा प्रश्न बन सकते हैं, उनमें मैं करवाऊंगी। आगे देखते हैं, तीसरा पाठ है आपका हिमालय की बेटियां। इसके लेखक हैं नागार्जुन। नागार्जुन पहाड़ों पर घूमते रहते हैं, इनके यात्रा वृत्तांत भी काफ़ी फेमस हुए हैं, और इनको एक तरीके से कहते हैं ना, यात्रा जैसे राहुल सांस्कृत्यायन थे वैसे ही यात्री इनकी प्रवृत्ति थी। अब इन्होंने हिमालय की बेटियां किसको कहा है, नागार्जुन ने हिमालय की बेटियां किसको कहा है, गंगा, यमुना और सतलुज को क्या कहा है, इन नदियों को हिमालय की बेटियां माना है। तो इसमें पूरे में नदियों के बारे में नागार्जुन ने अपना जो है इस पाठ के अंतर्गत अपना कहें तो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं इस पाठ में, कि किस तरीके से वो प्रकृति को देख रहे हैं। प्रकृति के साथ मानवीय संबंध स्थापित करने की भी उन्होंने प्रयास किया है। अन्य लेखकों से उनकी दृष्टि प्रकृति को देखने की अलग है। हिमालय पर्वत उन्हें कैसा लगता है, हिमालय पर्वत उन्हें इन नदियों के पिता के रूप में दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे हिमालय पर्वत से ये नदियां जो उत्पन्न हुई हैं ये हिमालय की बेटियां हैं।
हिमालय को एक जगह नागार्जुन ने इस पाठ में हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद भी कहा है, क्योंकि ये बेटियां किससे मिलने जा रही हैं, समुद्र से मिलने ही तो जा रही हैं, तो दामाद माना है। वो कहते हैं कि इतना स्नेही और विशाल व्यक्तित्व के पिता के होते हुए पुत्री किससे मिलने जाएगी, किससे मिलने जा रही हैं। फिर उन्हें ख्याल आता है कि ये समुद्र से मिलने जा रही हैं, तो नागार्जुन ने यहाँ कल्पना की है जैसे समुद्र उनका दामाद है। आगे लिखते हैं, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर दो महानदों का निर्माण करती है। कौन से वो दो महानद? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। फिर इसमें एक प्रसंग और आया है कि कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से क्या कहा? ये कहा कि वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देने जाना। वेत्रवती नदी कौन सी है? बेतवा नदी। तो ये भी प्रसंग इसमें आया है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी के विषय में कालिदास ने मेघदूत में लिखा है, तो वह है बेतवा नदी। और काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है? लोकमाता। और नदियों को लोकमाता किसने कहा है? काका कालेलकर ने। तो ये हिमालय की नदियों से निकलने वाली नदियों का कुल मिला के वर्णन इस पाठ के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। आपका दूसरा पाठ हो गया दादी माँ। दादी माँ एक तरीके से संस्मरणात्मक पाठ है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो पूछा जाएगा, फिर भी मैंने लिख दिया है। हिमालय की बेटी पाठ में से कई सारी चीज़ें आपके लिए मैंने लिख दी। यहाँ पर अंत में लेखक जो है तिब्बत में थॉलिंग नाम का स्थान होता है, वहाँ बैठकर अंत में ये गाना गाता है। कौन सा? जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी है बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। तो इसी के साथ आपका तीसरा पाठ भी कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है आपका चौथे नंबर का पाठ कठपुतली, जो कि पुनः एक कविता है, बहुत छोटी सी कविता है, जिसके लेखक है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र के सतपुड़ा के जंगल आपको याद होगी रचना, तो उन्हीं भवानी प्रसाद ने ये छोटी सी कविता लिखी है। इसके अलावा इसी पुस्तक में पढ़ने के लिए फूले कदम ये कविता दी है नागार्जुन की, लेकिन अब क्योंकि इसको विशेष महत्व नहीं है तो इसलिए इसको नहीं पढ़ेंगे। कठपुतली कविता मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा वीडियो में आपको देखने में समस्या आ रही होगी, हिलडुल ज़्यादा रहा होगा। एक्चुअली मैं घर के बाहर हूँ, तो मेरा जो ट्राइपॉड है, जो मैं आपको वीडियो बनाती हूँ, वो स्टैंड मेरे पास यहाँ पर नहीं है। एक तरीके से किसी भी तरीके से फ़ोन को संभाल कर, क्योंकि कई दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहे, आपके लिए मैं ये क्लास तैयार कर रही हूँ ताकि आपका पूरा रिवीजन हो जाए। और जो यदि नहीं पढ़ पा रहे हैं कुछ किताबें, तो वीडियो को परीक्षा के अंतिम समय में आप ज़रूर देखें। चौथा पाठ है कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। तो कठपुतली क्या कहती है कि ये जो धागे हैं इनको तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। सबकी एक ही इच्छा है, क्या? आज़ाद होना। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। बस इतनी सी ये कविता है। तो अब जब उसने कहा कि ये हटा दो, तो अन्य जो कठपुतलियाँ हैं वह भी स्वतंत्र होना चाहती हैं, लेकिन उसके हाँ में हाँ अन्य मिलाती है। लेकिन तब पहली कठपुतली सोचती है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। सार देख लेते हैं। इस कविता में कठपुतलियां स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात कह रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब अन्य कठपुतलियों उस कठपुतली पर अन्य सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। ठीक है। अंत में आपने जो पंक्तियां इस कविता में पढ़ी वो क्या है? वो क्या सोचती है? यह कैसी इच्छा जगी मेरे मन में। एक बार स्वयं भी सोचने को विवश हो जाती है कि ये आज कैसी इच्छा जगी। अब आपका पांचवा पाठ है मिठाई वाला। इस पाठ में क्या होता है कि एक मिठाई वाला है जो बच्चों को मिठाइयाँ देने आता रहता है। अब क्या है कि वो मिठाई वाला पहले बहुत अमीर व्यक्ति हुआ करता था, लेकिन किसी हादसे में उसके जो परिवार है नष्ट हो जाता, बीबी बच्चे नष्ट हो जाते हैं। तो वो इन्हीं बच्चों में वो सोचता है कि वो जन्म लेके पुनः बच्चे बन गए होंगे, तो इन्हीं छोटे बच्चों में जब भी उसे अपने बच्चों की याद आती थी तो वो खिलौने बेचने के बहाने
कभी मुरली बेचने के बहाने, कभी मिठाई वाला बनकर इन बच्चों के बीच में आ जाता था और सभी बच्चे उत्सुकता से, बेटे से खराब नहीं कर देना, हो सकता है चेंज करनी, तो सभी बच्चे उत्सुकता से उसका इंतजार करते रहते। तो मिठाई वाला यह पाठ के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। सबसे पहले वो खिलौने वाले के रूप में आता है, फिर वो मुरली वाला बनकर आता है और अंत में वो मिठाइयाँ लेकर आता है। कैसा है वो? 30-32 साल का दुबला पतला गोरा सा एक व्यक्ति है जो बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। रोहिणी उसको पहचानती, उसकी आवाज़ को पहचानती, उसे कभी देखती नहीं है, वार्तालाप नहीं होता। अंत में एक अम्मा के माध्यम से रोहिणी उससे वार्तालाप करती है। रोहिणी के पति हैं विजय बाबू, कहानी के पात्र हैं, और रोहिणी के 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चों का क्या नाम है? चुन्नू मुन्नू। चुन्नू मुन्नू उससे खूब खिलौना, और वो चुन्नू मुन्नू को बहुत प्यार करता है। कहीं ना कहीं वो चुन्नू मुन्नू में अपने खोए हुए बच्चों को ढूंढता रहता है, बल्कि वो सभी बच्चों में ढूंढता है और बाकी से चुन्नू मुन्नू को कुछ सस्ती ही चीज़ दे जाता था, यानी जिस रेट पर वो स्वयं लाता था उसमें से कुछ भी बचत ना करके वो चुन्नू मुन्नू को स्नेहवश सस्ती मिठाइयाँ भी दे जाता था। 1 पैसे की 16 गोलियां वो देता था, जिन्हें मिठाइयाँ कहते हैं। कैसी होती थी? चपटी, गोल, लहरदार होती थी। वो क्या कहता था कि ये मुंह में जल्दी भी नहीं घुलती और इनसे खांसी भी दूर हो जाती है। ऐसी बातें वो सबको बताता था और 1 पैसे की 16 गोलियां देता था। अब इससे इतने ही, बाकी इस पूरी कहानी में ऐसा कुछ नहीं है। पात्र मैंने बता दिए, जहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। 3-4 चीज़ें ऐसी लगी जहाँ से पूछा जा सकता है। अब क्योंकि 6ठी से लेकर 10वीं तक की किताबें हैं तो कहीं से भी प्रश्न पूछा जाता है। उस हिसाब से अगला जो आपका पाठ है, पाठ नंबर 6, रक्त और हमारा शरीर, ये आपका मिठाई वाला 5वां पाठ हमने कंप्लीट कर लिया। अब आपका 6वें नंबर का पाठ हम देखेंगे, जो कौन सा है, जिसका शीर्षक है रक्त और हमारा शरीर। अब ये फेरी वाले की आवाज़ें, लेकिन ये केवल पढ़ने के लिए है, ठीक है, इसमें आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। इससे रक्त और हमारा शरीर, इसको देखते हैं। अनिल, इसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल। अनिल अपनी छोटी बहन दिव्या को लेकर डॉक्टर आंटी के पास जाता है। तो डॉक्टर दीदी या आंटी उसे बताती हैं कि दिव्या को एनीमिया हो गया है। एनीमिया क्या होता है? रक्त की कमी से होने वाला रोग होता है। अब वो कहता है कि दीदी, डॉक्टर दीदी, एनीमिया क्या होता है? अनिल पूछता है। तो डॉक्टर दीदी कहती है कि वैसे तो तुम्हें ये दिखाई देगा, हमारा ब्लड कैसा दिखाई देता है, हमारा खून लाल रंग के समान दिखाई देता है, लेकिन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो पता चलेगा कि ये पूरा भानुमति का पिटारा है। फिर वो अनिल को समझाते हुए कहती है कि हमारे रक्त के 2 भाग होते हैं, एक होता है तरल प्लाज्मा और दूसरे होता है बिम्बाणु, जिन्हें हम प्लेटलेट्स भी जिन्हें आप कहते हो ना, बस वही। पहला कौन सा होता है? तरल प्लाज्मा। दूसरा होता है बिम्बाणु, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ बिना ही रंग के होते हैं। तो ये बिम्बाणु होते हैं ना। फिर क्या होता है? ये जो देखिए, तरल प्लाज्मा तो आपका हो गया, जो द्रव्य है वो। अब क्या होता है कि ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। कौन से वाले? बिम्बाणु। कभी आपने देखा है ना, बुखार में बीच में कोई बुखार से उसमें प्लेटलेट्स कम हो जाती थी, तो क्या होता था कि रक्त में बिम्बाणुओं की संख्या कम हो जाती थी। कहते हैं ना, उसकी प्लेटलेट कम हो गई बहुत ज़्यादा, ये बहुत चला था पिछली बार। तो ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये कण दिखलाई देते हैं। ये है लाल रक्त कण, वो उनको दिखाती है। अनिल कहता है कि ये तो बालूशाही के समान है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लाल रक्त कणों की जो बिम्बाणु हैं उनकी संरचना कैसी लगती है? लाल बालूशाही के समान अनिल को लगती है। जब वो किससे देखता है? जब वो उसको परख नली से, उसको, ये जो डॉक्टर दीदी के पास जाते हैं दोनों बहन भैया, फिर डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी से देखती हैं, उसको दिखाती हैं। फिर कैसा लगता है? वो इस तरीके का लगता है, लाल बिम्बाणु के समान, ठीक है। अब ये पोषक तत्व हैं जो हमें लेने चाहिए। हाथ धोकर हमें खाना खाना चाहिए और बाहर से खुली हुई चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। तो रक्त की 1 बूंद में लाखों बिम्बाणु होते हैं और 1 मिलीलीटर रक्त में 40 से लेके 55 लाख तक ये होते हैं। तभी कहते हैं ना, प्लेटलेट्स कम हो गई, तो ये कम हो जाते हैं रक्त में। अब इससे क्या होता है कि इससे रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। अब ये कम हो जाते हैं तो देखिए, सबसे पहले इनके आप काम समझ लीजिए, काम क्या क्या है, क्योंकि फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इनके कम होने से क्या होता है। इन बिम्बाणुओं का काम क्या है? ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम करते हैं। अगर ये कम हो जाएंगे तो आपकी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी प्रॉपर, आप बीमार हो जाओगे। इनका जीवन काल 4 महीने में
का होता है, उसके बाद ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन शरीर में फैक्ट्री होती है अंदर, ये निरंतर उसमें बनते रहते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो इन रक्त कणों का निर्माण करते रहते हैं। इन कारखानों को कच्चे माल के लिए क्या चाहिए होता है? प्रोटीन, लोह तत्व, विटामिन, ये सारे चाहिए होते हैं। ये सब हमें किससे मिलते हैं? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त आदि से। ठीक है, यानी कि हमें ये सारी स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें खानी चाहिए यदि हमें स्वस्थ रहना है तो। और हमारे देश में एनीमिया का सबसे बड़ा कारण डॉक्टर दीदी क्या बताती हैं? पौष्टिक आहार की कमी। दूसरा कारण क्या है? पेट में कीड़ों का हो जाना, प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हो जाते हैं। और एक और होता है, कुछ इस तरीके के जीवाणु होते हैं, उनके अंडों से उत्पन्न हुआ लार्वा त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेता है। जब भी हम गंदे हाथ कहीं टच करते हैं, अगर वहाँ पे उस जीव का कीटाणुओं के लार्वा वगैरह होते हैं, तो वो क्या है कि हमारी स्किन से ही अंदर चले जाते हैं। इतने पतले होते हैं, ऐसा नहीं होता कि मुंह से ही जा रहा है, नहीं, गंदगी में अगर आपने हाथ रख दिया या कोई गंदी चीज़ आपने खा ली, खुले में पड़ा हुआ सामान है, रेहड़ी ढेलियों पर आप खाते रहते हैं, वहाँ साफ सफाई नहीं रहती, तो आपने जैसे ही अपना हाथ आप टच करोगे, स्किन के माध्यम से वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और फिर आपको कमज़ोर करते हैं। और ये सफ़ेद कण क्या हैं? ये हमारे वीर सिपाही हैं, यही तो उनसे हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि गंदगी तो शरीर में जाती है, ठीक है, लेकिन वीर सिपाही होते हैं ये सफ़ेद कण, विम्बाणु, ये हमारी रक्षा करते हैं। शौचालय में कभी भी हमें नंगे पैर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी गंदगी जा सकती है शरीर में। तो ये विम्बाणु हैं, ये हमारी रक्षा करते हैं, ये वीर सिपाही इनको कहा जाता है। विम्बाणु प्लेटलेट क्या होती हैं? चोट लगने पर रक्त जमाव की क्रिया में मदद करते हैं। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है। रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन जाता है। विम्बाणु जाले से चिपककर दरार भर देते हैं, जिससे रक्त का बहना बंद हो जाता है। जैसे कहते हैं ना थक्का जमना, तो वो काम करते हैं ये विम्बाणु प्लेटलेट। आपातकाल स्थिति में यदि आपको आवश्यक रूप से जैसे ब्लड कम हो जाए, तो क्या करते हैं? ब्लड बैंक की स्थापना इसके लिए की गई है। और आप 18 वर्ष के बाद रक्तदान, इन ब्लड बैंक में ब्लड कहाँ से आता है? 18 वर्ष वाले जो व्यक्ति हैं, जो 18 वर्ष से ऊपर के, वो इसमें रक्तदान करते हैं। एक समय में 300 मिलीलीटर रक्त आप दान कर सकते हैं। और यदि गहरी चोट लग जाए तो उस पर हमें कपड़ा बांधना चाहिए। ये सभी पार्ट हैं, ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट था, इसको तैयार करने में भी मुझे काफ़ी समय लगा, तो ये मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है। आपको इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जितने भी आपके इम्पोर्टेंट चीज़ें बन रही थी, इससे जो भी प्रश्न बन रहे थे वो मैंने बता दिए। अब एक और पाठ आ गया, विजय तेंदुलकर का ये पाठ है, पापा खो गए। इसमें एक छोटी बच्ची होती है जिसको कि एक जो है गंदा व्यक्ति होता है, वो उठा ले जाता है। हम कहते हैं ना छोटे बच्चों को कि अकेले नहीं घूमो, काला बाबा उठा ले जाएगा, तो आप ये मानिए कि वो काला बाबा उसे उठा ले जाता है। इसको आपको मंच पे से चित्रित करके भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ये नाटक है इनका। अब क्या है कि इसमें 4 पात्र हैं, मैं आपको समझाती हूँ। इसमें 4 पात्र हैं, एक है खंबा, दूसरा है पेड़, तीसरा है लेटर बॉक्स और चौथा है कौवा। अंत में एक पोस्टर होता है जिसपे कि एक नर्तकी बनी होती है। अब ये सब आपस में वार्तालाप करते हैं, जो कि अन्य लोगों को नहीं सुनाई देता। तो ये लोग आपस में एक दिन बात करते हैं। पहले सब ये अलग अलग टाइम पे, पेड़ सबसे पहले आता है, फिर वहाँ लेटर बॉक्स भी आ जाता है जो सबकी चिट्ठियाँ पढ़ता रहता था, फिर एक खंबा भी आ जाता है, फिर धीरे धीरे खंबे में और पेड़ में पहले दोस्ती नहीं होती, बाद में दोस्ती हो जाती है। और एक नर्तकी का वहाँ पे पोस्टर लगा होता है किसी फिल्म का। तो ये सब लोग आपस में बातें करते रहते हैं, और एक गंदा व्यक्ति किसी की लड़की को चुराकर ले आता है। अब ये सब लोग, वो लड़की डर जाती है, सोती रहती है, क्योंकि बेहोशी की दवा उसको सुंघा दी जाती है, क्लोरोफिल जो होती है, अब क्लोरोफॉर्म या जो भी है। अब वो लड़की को जब होश आता है तो उसे लगता है जैसे कहीं से आवाज़ आ रहे हैं, वो डर जाती है। धीरे धीरे ये उस लड़की को सहज करते हैं और बताते हैं कि ये लोग आपस में किस तरीके से बात करते हैं। अब ये सब उस लड़की को बचाना चाहते हैं, लेकिन लड़की को बचाएं तो बचाएं कैसे? ये तो बेचारे बोल नहीं सकते थे। तो ये उसके लिए एक उपाय बनाते हैं। क्या बनाते हैं कि ये एक पोस्टर पे क्या लिख लेते हैं। अब वो उससे पता पूछते हैं, पर लड़की को पता नहीं होता, लेटर बॉक्स बार बार पूछता है, छोटी है ना वो बहुत। तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं कि कहते हैं कि खंबा तू थोड़ा सा टेढ़ा हो जा, लोग सोचेंगे कि एक्सीडेंट हो गया है। लोग आएंगे तो एक पोस्टर पे क्या लिखते हैं, किसी को भी इस प्यारी बच्ची के पापा मिल जाएं तो जितना जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा, ये लिखते हैं। और यही इसकी अंतिम जो है पंक्तियाँ हैं। इसके साथ ही ये नाटक समाप्त हो जाता है। अब अगला पाठ है आपका शाम एक किसान, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है।
और इसमें क्या है, जाड़े की शाम का प्राकृतिक दृश्य चित्रण किया गया है। मैं पढ़कर सुना देती हूँ क्योंकि छोटा सा ही पाठ है। आकाश का साफा बांधकर, साफा किसका बांधा गया है, आकाश का, सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, कौन बैठा है, पहाड़ बैठा है, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रहे पलाश के जंगल की अंगीठी, अंगीठी के रूप में किसको, जो पलाश के रेड कलर के फूल होते हैं वो ऐसा लग रहा है कि अंगीठी है, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, भेड़ों, अंधकार कैसा, भेड़ों के गले के समान कहीं दूर पूरब में छिपकर बैठ गया है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने दी आवाज, सुनते हो, चिलम औंधी हो गई, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। ठीक है, क्योंकि चिलम के समान हल्की सी रोशनी आ रही है, ढलने वाला। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये जो है पाठ है या पंक्तियां हैं या कविता है। कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है, आकाश सिर पर बंधे साफे के समान, पहाड़ बहती हुई नदी के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटने पर रखी चादर के समान, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान, घना अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों के जैसा, डूबता सूरज चिलम जैसा, पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई हो, सुनते हो। इसके बाद दृश्य घटना में बदल जाता है, चिलम उल्टी हो जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, मतलब सूरज डूब गया, अर्थात शाम हो गई। तो वीडियो आपका काफी लंबा हो गया है। इसके बाद एक और देखते हैं हम, चिड़िया की बच्ची। तो ये जैनेन्द्र कुमार की एक कहानी है, पाठ 9 है आपका। इसमें क्या होता है, एक चिड़िया होती है, एक माधव दास नामक एक व्यक्ति होता है जो संगमरमर की नई कोठी बनवाता है। उसके सामने बहुत सुंदर बगीचा वो तैयार करवाता है, जिसकी रख रखाव के लिए माली दास वगैरह होते हैं कोठी के काम के लिए। तभी एक सुंदर चिड़िया आकर गुलाब की डाली पर बैठ जाती है। यह जो व्यक्ति है माधव दास, ये चिड़िया को ऑफर देता है कि तुम मेरे घर आ जाओ तो मैं तुम्हें सोने का पिंजड़ा बनवाकर उसमें रखूंगा, तो मैं बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन खिलवाऊंगा। लेकिन चिड़िया कहती है कि मुझे तो मेरी माँ के पास जाना है, मुझे तुम्हारे सोने के, मैं नहीं जानती तुम्हारा सोना क्या होता है, सुख साधन क्या होता है, मुझे तो बस अपनी माँ के पास जाना है। माधव दास उस चिड़िया की सुंदरता पर मोहित हो जाता है, विभिन्न प्रकार से वो उसको बातों में बहकाने का प्रयास करता है। लेकिन जब चिड़िया उसकी बात नहीं मानती तो माधव दास अपने दास को इशारा कर देता है और उसका एक नौकर आकर जबरदस्ती चिड़िया को पकड़ना चाहता है। लेकिन चिड़िया सतर्क होती है, जल्दी से जैसी पकड़ने की कोशिश करता है, चिड़िया उसकी पकड़ से छूट कर भाग जाती है और उसके बाद घर जाकर वो अपनी माँ के सीने से लगकर छुप जाती है और माँ माँ कहकर रोने लगती है। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। आप इसके पात्र याद रखें, चिड़िया किस पर आकर बैठी, गुलाब की डाली पर। क्या कहता है वो उससे कि मैं तेरे लिए सोने का पिंजड़ा बनवाऊंगा, कौन कहता है, माधव दास कहता है। ठीक है, इतना इस पाठ में। अब है ये अपूर्व अनुभव, पाठ नंबर 10। मूलतः ये तेत्सुको कुरियानागी का जापानी भाषा में लिखा हुआ पाठ है, जिसका अनुवाद पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा ने किया है। तोत्तो-चान एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसमें उसने अपने बचपन के अनुभव संकलित किए हैं और उन्हीं में से एक अपूर्व अनुभव है। तोत्तो-चान जो है छोटी सी बालिका है, उसका एक मित्र है यासुकी चान, जो कि पोलियो से ग्रसित है। अब वहाँ क्या होता है, तोमोई शहर में क्या होता है कि सारे बच्चों ने एक एक पेड़ को, बेटा फिलाओ ने, तोमो शहर में सभी बच्चे जो थे, छोटे छोटे स्कूल में पढ़ते थे ना, उन सभी बच्चों ने एक एक पेड़ को अपना घर बना रखा था। कोई किसी के घर में नहीं जा सकता था, अर्थात कोई भी बच्चा दूसरे बच्चे के पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। और अगर किसी भी बच्चे को दूसरे बच्चे के पेड़ पर जाना है तो पहले उससे परमिशन लेनी पड़ती थी। अब क्योंकि यासुकी चान पोलियो से ग्रसित था, उसका पैर खराब था, तो वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था। तो चान बहुत ही दयालु लड़की थी, वो चाहती थी कि यासुकी चान जो कि उसका दोस्त है, वो कभी उसके पेड़ पर जरूर आए और पेड़ पर बने उसके सुंदर घर को देखे, वो भी आनंद ले पाए। तो फिर एक दिन क्या करती है, वो घर पे बिना बताए यासुकी चान को निमंत्रित करती है कि आप मेरे पेड़ पर चढ़िएगा। अब यासुकी चान नहीं चढ़ पाता तो तोत्तो चान क्या करती है कि जो वहाँ पर काम करने वाला जो एक व्यक्ति होता है, माली या चपरासी, जो भी चौकीदार होता है, उसके कमरे से एक सीढ़ी खींच के लाती है पेड़ की द्विशाखा पर, जो कि जमीन से 6 फुट ऊंची होती है। उस पर द्विशाखा होती है, वहाँ पर उस पर वहाँ तक सीढ़ी लगा देती है। लेकिन यासुकी चान का क्योंकि पैर खराब है तो वो उस सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाता। उसके बाद वो एक तिपही सीढ़ी लाती है
और यासुकी चान को पीछे से मदद करती है, धक्का देती है, उसका एक एक पैर हटाकर ऊपर रखती है और वो उस पर ऊपर बैठ जाता है। लेकिन अब वो पेड़ पर कैसे चढ़े, तो उसके लिए वो उसे लेटने को कहती है और पूरी ताकत से तोत्तो चान यासुकी चान को खींचती है और पेड़ पर बिठा लेती है। अब देखिए ये पूरा इसका जो पाठ का सार है, मैंने आपको शॉर्ट में कहानी सुना दी। अब क्या करती है, इनका पेड़ था कोहनवत्सु जाने वाली सड़क के पास था। किसका पेड़, तोत्तो चान का। ठीक है, अब ये जमीन से 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा थी, उस पर बैठकर ये ऊपर आकाश के नज़ारे देखते हैं और नीचे चलने वाले लोगों को देखते हैं। उस समय पहली बार और शायद अंतिम बार यासुकी चान को पता चलता है कि पेड़ पर चढ़ने में और चढ़कर बैठने में कितना आनंद आता है। फिर यासुकी चान तोत्तो चान को बताता है कि उसकी बहन अमेरिका में रहती है और वहाँ पर कोई चीज़ है जिसे टेलीविज़न कहते हैं। तब तक टीवी नहीं आया था, जापान में भी नहीं आया था, केवल अमेरिका में आविष्कार हुआ था। और उसमें क्या होता है, उस छोटे से डिब्बे में वो सूमो कुश्ती देखते हैं। अब तोत्तो चान सोचती है कि छोटे से डिब्बे में सूमो कुश्ती के इतने बड़े बड़े पहलवान कैसे आ जाते होंगे, लेकिन वो कुछ भी कहती नहीं है और दोनों इसी तरीके से सोचती है कि जब टीवी आ जाएगा तब देखेंगे कि उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें कैसे समा जाती हैं। और इस तरीके से दोनों बच्चे उस पेड़ पर बैठकर बहुत खुश होते हैं और आपस में एक दूसरे से जो है बातें शेयर करते हैं, एक दूसरे की बातें शेयर करते हैं। ये तोत्तो चान है और जो यासुकी चान को यहाँ पर चढ़ाने का प्रयास कर रही है, फिर दोनों बैठकर यहाँ पर बातें करते रहते हैं। इसके बाद आपका 11वें नंबर का पाठ है रहीम के दोहे। मैं पढ़कर सुना देती हूँ, सरल अर्थ है, आप स्वयं समझ जाएंगे। कहे रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते साँचे मीत। शॉर्ट में बताऊंगी। रहीम दास जी कहते हैं कि जब आपके पास बहुत सारी संपत्ति होती है तो बहुत लोग आपके दोस्त बनते हैं, लेकिन आपका सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय आपके लिए काम आए। जब आपके जीवन में बाधा आए, मुश्किल आए, आप मुसीबत में फंस जाओ, जब जो आपकी मदद करे वही आपका सच्चा मित्र है, वरना आप पर सुख सुविधाएं तो सारी दुनिया आपकी मित्र रहेगी। आगे रहीमदास कहते हैं, जाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ छो। के जाल पड़ने पर पानी, प्रेमी जन कैसे होते हैं, जब जाल डालता है मछुआरा नदी में तो पानी तो सारा जाल में से निकल जाता है, केवल मछली रह जाती है। लेकिन फिर भी मछली की स्थिति देखिए कि वो फिर भी पानी से अपना मोह नहीं छोड़ पाती और अंत में तो मरी जाती है ना। भले ही वो पानी से अलग हो जाती है, लेकिन वो सच्ची प्रेमी है तो वो अपना प्रेम पानी से नहीं छोड़ती और मर जाती है। परोपकार की महिमा का वर्णन करते हुए रहीमदास लिखते हैं, तरुवर फल नहीं खात हैं सरवर पियत न पान, कहे रहीम पर काज हेतु संपत सचई सुजान। रहीमदास जी कहते हैं कि जो पेड़ होते हैं वो स्वयं अपने फल नहीं खाते और जो तालाब होता है वो स्वयं भी अपने पानी नहीं पीता। इसी तरीके से जो सज्जन पुरुष होते हैं वो दूसरों के हित में ही अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, क्योंकि पेड़ क्या है, पेड़ खुद तो फल देता लेकिन खुद नहीं खाता और लोग खाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जो भले लोग होते हैं, जो परोपकारी लोग होते हैं, वो जीवन दूसरों के लिए अच्छे कार्य करने में बिताते हैं। आगे रहीमदास लिखते हैं, थोते बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करें पाछली बात। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार क्वार का जो महीना होता है उसमें खाली बादल होते हैं जो केवल घुमुड़ घुमुड़ की आवाज़ करते रहते हैं, उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, बादल घुमुड़ घुमुड़ करते रहते हैं ना, आवाज़ आती रहती है, लेकिन वो बरसते नहीं हैं, क्योंकि कैसे हैं, वो बिना पानी के खाली बादल हैं। ऐसे ही क्या होता है कि जो पहले पुरुष धनवान होता है बाद में निर्धन हो जाता है तो वो पिछले की अपनी बातें करता रहता है। आपने देखा ना, शेखी बगाड़ते रहते हैं, हमारे बाप दादा ऐसे पैसे वाले थे, ये थे वो थे, ऐसी बातें करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब तो वो खाली हैं। कहते हैं ना, गरजने वाले बादल बरसते नहीं, तो बस वही है, थोता चना बाजे घना की सी स्थिति हो जाती है, क्योंकि पूर्व में वो धनवान थे। अंतिम दोहा है, धरती की सी रीत है शीत घाम ओ मेह, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। तो रहीमदास जी धरती के माध्यम कहते हैं कि पृथ्वी की कैसी रीत है, ऐसी रीत है कि चाहे शीत पड़े या घाम अर्थात धूप निकले या मेह बरसे, वो सब कुछ सहती है। ऐसे ही मनुष्य को भी रहना चाहिए, चाहे सर्दी धूप और बरसात में धरती एक सी रहती है, सबको सहती है ना। वो किसी से शिकायत तो नहीं करती कि मुझे धूप लग रही है, मुझे ठंडक ज़्यादा लग रही है, आज बारिश ज़्यादा हो गई। धरती माँ तो किसी से भी शिकायत नहीं करती। वैसे ही हमें भी रहना चाहिए, जब जैसा समय हो उसके अनुसार व्यवहार करना चाहिए। तो यह आपका पाठ नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब पाठ नंबर 12 नहीं, पाठ नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब पाठ नंबर 13 है, इसका नाम है कंचा। तो इसमें क्या है, एक लड़का होता है जिसका नाम है अप्पू। अच्छा, लेखक हैं कंचा पाठ के टी पद्मनाभन।
तो ये जो अप्पू होता है, एक इसके घर में बहुत सारी सुख सुविधाएं होती हैं। एक दिन ये दुकान पे जाता है तो इसको मिठाइयाँ चॉकलेट वगैरह खाने को मिलती हैं, तो इसको कोई उनमें इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि उसके पापा लाते रहते हैं। फिर वो चलता चलता कौवे और एक सियार की जो है कहानी को याद करता रहता है, जिसमें सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे तेरा गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने को लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने जैसे गाना गाने के लिए मुंह खोला, उसका टुकड़ा रोटी का गिर गया, उसने उसको खा लिया। अब वो उस पर एक नई चीज़ देखता है, वो क्या होते हैं, कंचे होते हैं। अब पहले अप्पू ने कंचे नहीं देखे, तो कंचे उसे कैसे लगते हैं, कंचे लगते हैं हरी लाइनों वाले सफ़ेद गोल कंचे, हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे होते हैं, आंवले के जैसे आकार के। तो अप्पू सोचता है कि ये क्या चीज़ है और अगर मुझे मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। ये सोचकर अप्पू अपनी क्लास में जाता है, लेकिन अप्पू का आज पढ़ने में मन नहीं लगता और उसके मास्टर जी भी उसे बार बार कहते हैं, रेलगाड़ी की बात करते हैं, तो अप्पू कल्पनाओं में खोया रहता है, कंचों की कल्पनाओं में, और वो समझ नहीं पाता कि मास्टर जी उसे क्या कह रहे हैं, इसलिए उसकी डांट भी पड़ती है। लेकिन अप्पू सोचता है कि किस तरीके से मैं इन कंचों को प्राप्त कर लूँ। तो उसके पापा उसको फीस जमा कराने के लिए 1.5 रुपया देते हैं। कितना देते हैं? अप्पू के पापा फीस जमा कराने के लिए 1.5 रुपये देते हैं, क्योंकि उस समय 1.5 रुपया बहुत था, आज के 1000 रुपये के बराबर था, तो 1500 के बराबर आप लगा लीजिए। उसके पापा कहते हैं कि तुम फीस का ये 1.5 रुपये ले जाओ। लेकिन अप्पू क्या करता है, फीस जमा ना कराकर उस 1.5 रुपये के सारे कंचे खरीद लेता है। रास्ते में एक गाड़ी के आगे अप्पू के सारे कंचे फैल जाते हैं। अप्पू उन कंचों को समेट लेता है। गाड़ी वाला गुस्सा करता है तो अप्पू कंचा दिखाकर स्वयं भी हंसता है और गाड़ी वाला भी हंसने लगता है। अंत में वह आता है और अपनी माँ को बताता है। उसकी माँ को जब पता चलता है कि फीस के पैसों से अप्पू ने कंचे ले लिए तो वो बहुत दुखी होती हैं। लेकिन अप्पू को जब दुखी होकर कहता है, अपनी माँ को आंवले के जैसे कंचे निकालते हुए कहता है, कंचे बहुत बुरे हैं ना माँ, अच्छे नहीं हैं। तो अप्पू की माँ भी हंस पड़ती है उसके सीधेपन को देखकर, और आंसू से गीले माँ के गाल पर अप्पू ने अपना गाल सटा दिया और उसकी माँ भी खुश हो जाती है, गुस्सा नहीं करती, क्योंकि अप्पू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब अप्पू जो थोड़ी देर पहले दुखी था वो पुनः बहुत ही खुश हो जाता है। इस किताब का तीसरा पाठ है एक तिनका, जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध एक तिनके के माध्यम से हमको हमारी औकात दिखा रहे हैं। व्यक्ति क्या होता है, थोड़ा सा पैसा आने पर, सुख सुविधाएं आने पर बहुत ही घमंडी हो जाता है। तो हरियोध प्रसाद सिंह चंद पंक्तियां लिखते हैं। क्या कहते हैं? घमंडों में वे भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंखों में मेरी पड़ा। कहीं से दूर से एक तिनका उड़ के आता है और आंख में गिर जाता है। वो ना अपने घर की छत पे सोचता, अरे मेरा इतना बड़ा घर है, ऐंठा हुआ खड़ा रहता है। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लगे लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पामों भागी। अब उसकी आंख लाल हो गई तो क्या करते हैं, अपने घरेलू उपाय में करते हैं, कपड़े को ऐसे गठरी सी बनाकर और मुंह से गर्म हवा करके उस पर ऐसे करके और आंख पे लगाते हैं। तो वो सब लोग करने लगते हैं। अब जो सारी ऐंठ थी ना वो निकल गई, क्योंकि कैसे निकल गई, जब किसी ढब से निकल गया तिनका, जब किसी तरह तिनका बाहर निकल गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका बहुत है तेरे लिए। समझने मुझे यूं ताने दिए कि तू क्यों इतना ऐंठ रहा है, तेरे लिए ऐंठ दूर करने के लिए तो एक तिनका भी काफ़ी है। यानी कि एक तिनके ने उसको इतना परेशान कर दिया कि उसकी आंख खराब हो जाती, जीवन भी खराब हो सकता है। तो वो कहता है कि इतनी ज़्यादा ऐंठ नहीं रखनी चाहिए, छोटा सा जीवन है, मिलजुल कर रहना चाहिए। इस पुस्तिका का 14वां पाठ है खान पान की बदलती तस्वीर। इसके माध्यम से लेखक ये बताते हैं कि वर्तमान में खान पीन की तस्वीरें बदल गई हैं। पहले जो स्पेशल चीज़ें थी कि साउथ की स्पेशलिटी थी इडली सांभर, उत्तर में आपका दाल साग काफ़ी फेमस था, गुजरात का ढोकला काफ़ी फेमस था। अब ये सारी सीमाएं टूट गई हैं, अब सारी चीज़ें सभी जगह उपलब्ध हैं। तो जो खान पान की विविधता थी वो नहीं रही है, मतलब रही तो है, और राष्ट्रीय एकता में भी ये सहायक है हमारे, क्योंकि सब खाना सब जगह मिलता है, हालांकि उसका मूल स्वाद वैसा नहीं रह गया। प्रयाग शुक्ल कह रहे हैं कि वर्तमान में दक्षिण भारत के व्यंजन उत्तर भारत में उपलब्ध हैं। गुजरात का ढोकला, बम्बई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, अंग्रेजी राज के ब्रेड, सब कुछ उपलब्ध है। देसी विदेशी व्यंजन वो बनाए जा रहे हैं क्योंकि अब कामकाजी हैं स्त्री पुरुष, जो कम समय में बने और बनाने में सुविधाजनक भी हों। खान पान की नई संस्कृति में राष्ट्रीय एकता के बीज दिखाई देते हैं
और स्थानीय व्यंजनों को क्या कहते हैं, एथनिक कहकर पुकारे जाने का अब चलन है। देशी व्यंजनों को छोड़कर विदेशी व्यंजन अपना रहे हैं जो कि स्वाद, स्वास्थ्य और सस्ता के मामले में अनुकूल भी नहीं है, लेकिन फिर भी इनको लोग अपना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जल्दी बनते हैं और सब जगह उपलब्ध है, तो वही भोजन लोकप्रिय हो रहा है। अब क्योंकि सारे भारत का भोजन मिलकर एक हो गया तो ये काफ़ी लोकप्रिय भी हो रहा है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपके 3-4 पार्ट रह गए हैं जो इसके सेकंड पार्ट में करवा दूंगी। वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो गया है और मिलती हूँ आपसे फिर दूसरी पुस्तक के साथ और इस वीडियो के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।